हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं जो कि हमारा पार्ट 2 था सामाजिक विज्ञान में कक्षा 6 के आदि मानव से स्थायी जीवन तक की यात्रा, जिसमें हमने आदि मानव के जीवन के बारे में जाना, आदि मानव किस प्रकार का भोजन करते थे वो जाना, आदि मानव कैसा जीवन जीते थे वो जाना, और फिर मनुष्य जाति का निर्माण कैसे हुआ वो हम लोगों ने जाना था। अब बारी आती है पार्ट 3 जो कि है प्राचीन नगर और ग्रंथ। प्राचीन नगर और ग्रंथ से मतलब ये होता है कि जो नगर हैं, अभी के जो स्टेट हैं, राज्य हैं, नगर हैं, वो प्राचीन काल मतलब काफ़ी टाइम पहले किस प्रकार के हुआ करते थे, या तो ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से ग्रंथ हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा पार्ट 3 है प्राचीन नगर और ग्रंथ, तो हम उसके बारे में अब जानेंगे। हम कभी कभार संस्कृति और सभ्यता और ऐसे दो शब्द सुनते आए हैं। क्या आप इसका अर्थ जानते हो? संस्कृति मनुष्य के रहन सहन के साथ जुड़ी हुई बात है। सभ्यता यह मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति, हुनर और कला कौशल से जीवन की एक विशेष अवस्था का सर्जन करता है। विश्व में इजिप्ट, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, रोम में मानव समाज की ऐसी महान सभ्यता का दर्शन मिलता है। सदियों प्राचीन यह सभ्यता आज भी मानव जीवन की प्रेरणा प्रदान करता है। इन सभ्यताओं में से हम हड़प्पा की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक नक्शा प्रकार का दिख रहा होगा, तो उसमें कुछ हमारे जो प्राचीन नगर हैं वो हमारे दर्शाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को अहमदाबाद के बगल में दिख रहा होगा लोथर, रंगपुर, महसाणा, धोलावीरा, ये काफ़ी पुराने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ईस्वी सन 1921 में हड़प्पा में से इस सभ्यता का सर्वप्रथम अवशेष मिला था। अवशेष मिला था मतलब बहुत प्राचीन काल से कुछ वस्तुएं या तो किसी के मृत शरीर के कंकाल, ऐसे प्रकार की चीज़ों को हम अवशेष कह सकते हैं। भारत के उत्तर से पश्चिम भाग में विस्तृत सभ्यता के कई स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी इत्यादि का समावेश होता है। मानचित्र में हड़प्पा सभ्यता के स्थान दिखाया गया है, उसे देखें। उनमें से कई मुख्य नगर की नगर रचना और उनकी विशेषताओं का परिचय प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है, पहला है नगर रचना। नगर रचना किस प्रकार का हुआ, कैसे हुआ, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आयोजनबद्ध नगर रचना यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लक्षण है। नगरों की रचना एक समान हुई थी। सभी स्थानों में पश्चिम की तरफ किला और पूरब की तरफ सामान्य प्रजा रहती थी। दोनों को अलग करता राज्य मार्ग के बीच में आता था। पश्चिम में स्थित किले के चारों तरफ दीवार थी। किले में शायद शासक रहते थे। नगर रचना में ईंट का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की सभ्यता के नगरों को कई विशेषता देखें। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यह है मोहनजोदाड़ो का सार्वजनिक स्नानागार। तो यहाँ पे कुछ हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा। अब बात करते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य विशेषता उनकी आयोजनबद्ध घर व्यवस्था की थी। बाढ़ और नमी से बचने के लिए मकान ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे। यहाँ के मकानों की एक विशेषता थी कि मकान का दरवाज़ा मुख्य रास्ते पर न खुलकर अंदर की तरफ खुलता था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दरवाज़ा हो वो बाहर की तरफ ही खुलता है मुख्य तौर पर यहाँ की सभ्यता ये थी कि जो मुख्य द्वार था, मतलब जहाँ से हम एंट्री करते थे, वो दरवाज़ा बाहर को ना खुलकर अंदर को खुलता था। यह हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषता थी। यहाँ पर एक या दो मंजिल के मकान मिलते थे। यहाँ के रास्ते सुविधापूर्ण थे। शहर के दो मुख्य राजमार्ग, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूरब से पश्चिम की तरफ जाता था। यहाँ के मुख्य मार्ग के समांतर गली होती है।
समांतर गली होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो हड़प्पा सभ्यता है, इस शहर के जो मुख्य राजमार्ग होते थे वो एक होता था उत्तर से दक्षिण और दूसरा होता था पूरब से पश्चिम। तो उसके बारे में ही बताया गया है। रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। रास्ते और गलियों का आयोजन ऐसा होता था कि संपूर्ण नगर आयताकार भागों में बांटा गया था। सार्वजनिक रास्ते पर रात्रि में प्रकाश व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग होने वाले जल की निकास व्यवस्था अत्यधिक विकसित और प्रणाली पूर्ण थे। प्रत्येक घर का पानी छोटे गटर में और वहां से बड़े गटर में जाता था। बड़े गटर से पानी शहर के बाहर जाता था। मोहनजोदाड़ो में एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है। इस स्नानागार के मध्य का एक स्नान कुंड है। स्नानागार मतलब कहें तो एक प्रकार से नहाने का घर, जहाँ पे नहाया जाता था, और स्नान कुंड वही होता है। तो इस स्नान कुंड में उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियाँ थी। स्नान कुंड के चारों तरफ कपड़े बदलने के लिए कोठरी थी। उत्सव या धार्मिक अवसर पर इस सार्वजनिक स्नानागार का उपयोग होता था। इसके बाद मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्तंभ वाले घर को सभागृह के रूप में पहचाना जाता है। हड़प्पा पंजाब में मोंटोगोमरी जिला मतलब वर्तमान में पाकिस्तान में आया हुआ है। ये पुरातत्व स्थल है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर था। यहाँ की मुख्य विशेषता उनका अन्न भंडार है। यहाँ रावी नदी के किनारे 12 जितने अन्न भंडार मिले हैं। अब बात करते हैं लोथल, जो कि लोथल है वो अहमदाबाद ज़िले में धोलका तहसील में भोगावो नदी के किनारे आया हुआ है। लोथल पुराने समय में एक व्यापारी बंदरगाह औद्योगिक नगर था। लोथल में ईंटों से बनी एक संरचना मिली है। उसे गोदी मतलब डाक यार्ड माना जाता है। यहाँ पर नावों की लंकार से बांधकर माल सामान चढ़ाया उतारा जाता है। इसके बाद यहाँ पर बखार और मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है, जिसे कहा जाता है कि लोथल प्राचीन भारत का समृद्ध बंदरगाह होगा और हड़प्पा सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोथल के बंदरगाह से होता रहा होगा। कहने का मतलब ये है जो लोथल स्थल है बहुत ही प्राचीन काल है, और यहाँ पे बताया जाता है कि मतलब जो बंदरगाह हो सकता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम से यहाँ से एक तो जो आयात निर्यात हो रहा है माल सामान का वो काफ़ी टाइम से हो रहा है, और ऐसा ही बताया गया है कि यहाँ पे बखार और मनका की फैक्ट्री मिली है। तो काफ़ी प्रकार कह सकते हैं कि काफ़ी तरह के इनके अवशेष मिलने के बावजूद हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना है। ठीक है, अब बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ जिले के भचाऊ तहसील के खदीर बेट क्षेत्र में आने वाला पुरातत्वीय स्थल है। सामान्यतः हड़प्पा नगर दो भाग मतलब द्विस्तरीय में बांटा है, जबकि धोलावीरा नगर 3 भागों त्रिस्तरीय में है। पहला है जिसमें सीटाइल किला, दूसरा है ऊपरी नगर, तीसरा है निचला नगर। धोलावीरा नगर की मुख्य विशेषता वर्षा के जल संग्रह की व्यवस्था और स्टेडियम है। राजस्थान का कालीबंगा नगर हड़प्पीय सभ्यता का कृषि क्रांति का मुख्यालय था। यहाँ जुते हुए खेत इसके प्रमाण हैं। यहाँ पर प्राप्त तांबे के अवशेष सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर तांबे के औजार बनते हैं जो खेती में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर आयोजन सुव्यवस्थित, सुंदर, अभियांत्रिक कला वाला, आयोजनपूर्ण और कौशल युक्त था। उसमें उस समय की शासक वर्ग की शासन शक्ति, अभियांत्रिकों की बुद्धिमत्ता और कारीगरों की कला शक्ति की अद्भुत छाप दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास काफ़ी प्राचीन नगर हैं, जिसमें से हमारा कह सकते हैं लोथल है, धोलावीरा है, और राजस्थान का कालीबंगा है, और सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर है। तो ये हमारे काफ़ी प्राचीन नगर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बारी आती है हड़प्पा कालीन सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती, पशुपालन, व्यापार, कौशल उद्योग जैसे व्यवसाय करते थे।
खेती में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों इत्यादि की खेती करते थे। खेत को जोतने के लिए हल का उपयोग करते थे। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, डेल वाले बैल पालते थे। वे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। यहाँ के सूती वस्त्र मेसोपोटेमिया और वहाँ के मध्यम से इजिप्ट तक भेजते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसके बाद उनके अन्य व्यवसाय में मिट्टी कार्य, धातु काम, मन का बनाने की कला और शिल्प कला का समावेश होता है। कहने का मतलब ये है, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसमें काफ़ी प्रकार के कार्य हुए हैं, जैसे पशुपालन, व्यापार, कौशल उद्योग जैसे व्यवसाय करते थे ये लोग। और इसमें खेती भी हुई है काफ़ी प्रकार से, कह सकते हैं गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों इत्यादि की खेती भी ये लोग करते आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, मतलब जीवन उनका कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इस समय की प्रजा का भोजन गेहूँ, जौ, बाजरी, आटा, तिल, खजूर इत्यादि था। पशुपालन के कारण उनका आहार में दूध से बनी सामग्री सम्मिलित थी। इस सभ्यता के अवशेष में मछली पकड़ने का कटिया होक मतलब प्राप्त हुआ, इसलिए उनके आहार में मछली भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि ये शाकाहारी के साथ साथ ये मछली का सेवन भी करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त शिल्पों के आधार पर उस समय के लोगों के पहनावों का पता चलता है। यहाँ के स्त्री पुरुष दो कपड़े पहनते थे। कमर के नीचे का भाग वर्तमान धोती की तरह और ऊपर के भाग बाएं कंधे पर से दाहिने हाथ के नीचे उपवस्त्र रखते थे। ये लोग प्रायः सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। ऊनी कपड़े से भी परिचित थे, मतलब ये लोग ऊनी कपड़े को भी जानते थे, परंतु धातु तथा हाथी दांत से बनी प्राप्त सुई के आधार पर अनुमान होता था कि ये लोग कपड़े की सिलाई करके पहनते थे। प्रायः अधिक लोग बिना सिलाई का कपड़ा पहनते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग कह सकते हैं कि अधिक लोग बिना सिलाई का कपड़ा पहनते थे। आज के ज़माने में क्या है, सिले हुए कपड़े सभी पहनते हैं, क्योंकि क्या है कुछ क्या बोलते हैं कंपनी थ्रू सिलती है, कुछ क्या है टेलर लोग सिलते हैं। तो इस समय के लोग आभूषणों में कंठहर मतलब गले का हार, हाथ में अंगूठी, कलाई में कड़ा स्त्री पुरुष दोनों पहनते हैं। महिलाएं चूड़ियाँ, कान में कुंडल, गंदूरा, झांझर इत्यादि गहने पहनती हैं। ये गहने सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी, तांबे और कांसे के बर्तन बनाते थे, जिसमें मिट्टी से प्याला, कटोरी, कुल्हड़, गागर, कप, कठवाद इत्यादि बर्तनों का समावेश है। आप लोग कुल्हड़ के बारे में जानते होंगे, जो कि हमारा प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जिसमें अभी तक कुछ स्टेशनों पे कुल्हड़ में चाय मिलती है। तो बस हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने बच्चों के लिए अनेक प्रकार के खिलौने बनाते थे, जिसमें पंखों वाली सीटी, घुघरा, गाड़ी, गोली, पशु पक्षी और स्त्री पुरुष का आकार के खिलौने थे। इस तरह से देखें तो प्रजा की सृजन शक्ति और कला कारीगिरी उनके खिलौने में व्यक्त होती है। सिर हिलाते प्राणी और पेड़ पर चढ़ते बंदर की कलाबाजी खिलौने में दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो भी खिलौना बनाया करते थे, उसकी कारीगरी ये लोग खिलौनों में दिया करते थे। मतलब जो कोई भी प्राणी, पशु कला करते थे, उनका डायरेक्ट ये लोग खिलौनों में परिवर्तन कर देते थे। क्या आपको लगेगा कि ये लोग रियल कर रहे हैं। धार्मिक जीवन और अंतिम क्रिया। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के विषय में हमें मूर्ति और मुद्राओं से जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियाँ में मार्तका देवी की मूर्तियों को इतिहासकारों ने धरती माता का प्रतीक माना है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती पूजा विशेष रूप से करते ही होंगे, क्योंकि धरती अन्न और पानी देती है। कहने का मतलब ये है, जो धार्मिक जीवन है हड़प्पा सभ्यता का, वो लोग सबसे सर्वोपरि
धरती पूजा मतलब जहाँ पे धरती पूजा, जैसे कि कोई भी धन उगाते हैं, अन्न उगाते हैं और पानी के ट्यूबवेल वगैरह, तो उसमें सबसे पहले पूजन वो लोग करते हैं। ये धार्मिक जीवन था हड़प्पा सभ्यता का। इसके पश्चात वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग देवता की पूजा, स्वास्तिक पूजा करते रहे होंगे। लोथर और कालीबंगा में अग्नि पूजन के अवशेष मिले हैं। कहने का मतलब ये कई प्रकार की पूजा करते थे, जिसमें वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग देवता की पूजा और स्वास्तिक पूजा है शामिल। और कालीबंगा में अग्नि पूजा के अवशेष मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके सबूत मिले हैं, जो कालीबंगा और लोथल में कि आगी पूजा मतलब जो अग्नि पूजा है उसके अवशेष मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मरने वालों को दफन करते होंगे और कई जगह से अग्नि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। वे मृतक को दफनाते और उनके साथ कई वस्तुएं भी रखते जो मृत्यु के बाद पुनर्जीवित की कल्पना को दिखाते थे। कहने का मतलब ये है कि इंसान मृत्युदेह को प्राप्त हो जाने के बाद अगर वह किसी वस्तु की लालसा में उसने अपना शरीर त्यागा है तो वो वस्तु भी उसके साथ रख दी जाती थी, जो अगले काल में उनको कह सकते हैं कि बताते थे कि ये उनके निशानी हैं कि वो लोग अगले जीवन में ऐसे रहा करते थे, या तो इनकी निशानी बता सकते थे कि अगले जीवन में उन्होंने ऐसा प्रकार का जीवन जिया है। लिपि और भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में से मुद्रिकाएं, ताम्र पत्रिकाएं प्राप्त हुई है। उसके ऊपर रहस्यमय भाषा में उकेरी हुई लिपिबद्ध लिखावट मिलती है, जबकि यह लिखावट संक्षिप्त है। मात्रा वाले अक्षर और जोड़ा अक्षर मिलते हैं। इस लिपि को जानने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली है। कहने का मतलब ये है कि मात्रा वाले अक्षर मतलब जिसकी आप लोग जानते हो, ये जो काफ़ी पुरानी लिपि वर्ष होते हैं उनके बारे में बताया गया है। लिखावट होती है, लिपि, उनके बारे में बताया गया है। गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल। गुजरात जो कि हमारा सुरेंद्रनगर जिला है, उसमें रंगपुर और अहमदाबाद ज़िले में लोथल, राजकोट ज़िले में रोजड़ी मतलब श्रीनाथगढ़, कच्छ ज़िले में देसलपुर, धोलावीरा, सुरकोटरा, जामनगर ज़िले में लाखा बवाल, आमरा, भरूच ज़िले में कीम नदी के किनारे भागा तालाब इत्यादि जगहों पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के छोटे बड़े निवास मिले हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत। अब हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ वो कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं। इतिहासकारों ने भूकंप, बाढ़, बीमारी या बाह्य आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का अंत माना है, जबकि आज भी इतिहासकारों के लिए यह संशोधन का विषय है। मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि भूकंप, बाढ़, बीमारी या बाह्य आक्रमण मतलब किसी के द्वारा आक्रमण कराया गया, उससे इनकी सभ्यता का अंत हो गया है, पर अभी भी इस पर संशोधन मतलब अभी भी इस पर खोज चालू है। अब बात करते हैं हमारा प्राचीन ग्रंथ की बात करते हैं, जैसे कि हमारा ऋषिकवेद और उसका अध्ययन। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऋषिकवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋषिकवेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडलों में 1028 प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। ऋषिकवेद प्राचीन ज्ञान का भंडार है। यह प्राचीन संस्कृति या वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋषिकवेद के माध्यम से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का परिचय मिलता है। इतिहासकार, पुरातत्वविद इतिहास जानने के लिए प्राचीन अवशेषों के साथ ऋषिकवेद का भी अध्ययन करते हैं। ऋषिकवेद में कई सूक्त संवाद के रूप में हैं। कहने का मतलब ये है, ऋषिकवेद जो है हमारा बहुत पुराना वेद है, जो कि हमारा प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 10 मंडल और 1028 प्रार्थना है, जिसे हम सूक्त कहते हैं। ऋषिकवेद में प्रजालक्षी जीवन का उल्लेख मिलता है। गण, सभा और समिति जैसे राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी ऋषिकवेद में है। सभा समिति की तुलना में छोटी संस्था थी। उसमें राज्य और प्रमुख व्यक्ति बैठते थे और राज्य की महत्वपूर्ण चर्चा करते थे तथा न्याय करते थे। समिति विस्तृत संस्था थी जो राजा का चुनाव करती थी। राजा की सहायता के लिए सेनाध्यक्ष और पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी। राजा का एक
कार्य गवेषणा भी था। गवेषणा अर्थात युद्ध मतलब गवेषणा यहाँ पे युद्ध बताया गया है। ऋग्वेद में रावी नदी के किनारे 10 राजाओं के मध्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। मतलब जो रावी नदी थी वहाँ पे ऋग्वेद जो है उसमें बताया गया है कि 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, ऐसा वहाँ पे उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। सामाजिक की इकाई परिवार था। प्रधान और संयुक्त कुटुंब प्रणाली थी। समाज वर्ण और जातियों में बटा नहीं था, इसलिए समाज में सभी समान थे। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान था। स्त्री स्वतंत्र थी। स्त्रियों को सहधर्मी चारिणी कहा जाता था। यज्ञ में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी, क्योंकि जो कि हमारा पुराना जीवन है उसमें स्त्री को माना तो गया है, ऊपर पर क्या है उतनी उनको कहें तो इज्जत या तो कहें तो उनको प्राप्ति नहीं थी। तो जो ये ऋग्वेद है इसमें बताया गया है कि स्त्रियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता थी और उच्च स्थान उनको प्राप्त था और उनको सहधर्मी चारिणी भी कहा जाता था। वह पढ़ भी सकती थी। उसमें अपाला, लोपामुद्रा, घोषा जैसी विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की ऋचाएँ भी लिखी हैं। कन्या का विवाह युवा होने पर किया जाता था। कहने का मतलब यह है कन्या तब बड़ी हो जाती थी तभी किया जाता था, क्योंकि पहले का ज़माना कैसा था, बालपन में ही कन्या हो या पुरुष हो उनका विवाह कर दिया जाता था, पर पुरुषों के साथ कम और महिलाओं के साथ ज़्यादा हुआ करता था। ऋग्वेद में प्रकृति की पूजा का वर्णन, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य इत्यादि की पूजा का वर्णन मिलता है। प्रातः की देवी उषा और साय की देवी अदिति का वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद में गाय, घोड़ा और बैल की चर्चा कई जगहों पर हुई है। ऋग्वेद में अन्य पशुओं की तुलना में घोड़ा का अधिक वर्णन है, जो जीवन में पशुपालन का महत्व को दर्शाता है। पशुओं के लिए युद्ध करना कबीलाई जीवन जीने वालों के लिए सामान्य बात थी। संपत्ति का आधार पशुओं की संख्या पर था। पशुपालन सामूहिक रूप से होता था। ऋग्कालीन अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में कृषि गौड़ थी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऋग्वेद है उसमें गाय, घोड़े और बैल की चर्चा काफ़ी जगह पर की है, क्योंकि युद्ध के टाइम पर हमको गाड़ी घोड़ा और इनकी ज़रूरत पड़ती थी इसकी वजह से, और उस टाइम पे पशुपालन भी बहुत हुआ करता था। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको सामाजिक विज्ञान के और कोई रिलेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर मिल जाए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।